चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? इनकम टैक्स। दो टॉपिक है बेटा, टैक्स एंड कॉस्ट। तो हम टैक्स का जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं, आपको चैप्टर कंटेंट बातें बताएंगे। टॉपिक का नाम लिखो बेटा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 to 70। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत मैक्सिमम मार्क्स का टॉपिक है। ध्यान से अगर सुनने का कोशिश करेंगे तो आज आपका मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबा मैं टालूंगा नहीं कि नेक्स्ट सैटरडे तक मेरा टॉपिक खत्म करना है मुझे, कि आपका एग्जाम चला जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो मुझे बता रहा हूँ खत्म हो जाएगा। सर सबसे पहले क्या बोलोगे बेटा? बोलो चार्जेबिलिटी। क्या बोलोगे सर? सेक्शन 15 जो होता है वो डील करता है चार्जेबिलिटी से। किससे? चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? सर वो कौन सा इनकम है जो इनकम अंडर द हेड हाउस बढ़ जाएगा। सिंपल से अगर बात करूं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। पहला होता है सैलरी, जो क्लास 11 से पढ़े होंगे आप लोग। सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है सर पीजीबीपी, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है? पीजीबी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर चौथा क्या है सर? कैपिटल गेन। पांचवा क्या है? अदर सोर्स। क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम। मतलब आप कुछ भी कमाते हैं, जितना ही पैसा कमाते हैं वो 5 हेड के अंदर चला जाएगा। सर इस हेड में कौन जाएगा सर? अगर दो आदमी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए सर? एक टेनेंट और एक तो क्या होना चाहिए? ओनर का। सिंपल सा बात है कि सर वो कौन सा इनकम, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी का हम तो सैलरी का लिखते हैं। 22 से 27 है बेटा, हम सैलरी का लिखते हैं, सैलरी दिमाग में चलाते हैं। सेक्शन 22 डील करता है किससे बेटा? हाउस प्रॉपर्टी से। चार्जेबिलिटी का मतलब होता है कौन सा इनकम है जो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। सर सिंपल सा बात है, यू आर मस्ट बी द ओनर। क्या होना चाहिए आप? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी और लैंड। क्या होना चाहिए सर? कोई लैंड और प्रॉपर्टी होना चाहिए और आप उसके क्या होने चाहिए? मालिक होना चाहिए। सर मैं मालिक नहीं हूं, मैं क्यों तो क्या हूं? रेंट में हूं। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक रूम, एक फ्लैट है, ये एक लैंड है। उस लैंड का ओनर कौन है सर? कोई और है। उसने मुझे दिया कितना में? 8,000 भाड़ा में। मैंने क्या कर दिया? बुद्धिमानी लगाकर उसको भाड़ा में लगा दिया 10,000 में, और 10,000 भाड़ा हम रिसीव कर रहे हैं। तो बताओ ये 10,000 मेरे हेड में जाएगा, कहाँ जाएगा? क्या मेरा वो क्या हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा? नहीं, कि उस जमीन का मालिक मैं हूँ? नहीं। ये 10,000 मेरा इनकम कहलाएगा? हाँ सर इनकम कहलाएगा। कौन सा? अदर सोर्स। लेकिन जो मालिक को जो 8,000 मिल रहा है, जिसका जमीन है, उसको जो मैं भाड़ा दे रहा हूँ, ये जाएगा उसके हाउस प्रॉपर्टी में। मतलब किसके हाउस प्रॉपर्टी जाएगा सर? जो उसका जमीन का मालिक होगा। जो मालिक नहीं होगा वो उसका हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, जो मालिक होगा उसके हाउस प्रॉपर्टी जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या आपको ये हाउस प्रॉपर्टी समझ आया अच्छे से? नहीं समझ आया? हाउस प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने कि सर उसके बीच क्या होना चाहिए? मालिक और उसका रिलेशन होना चाहिए, तो क्या कहलाता है वो? अब 4 तो वर्ड होते हैं, उसको सुनिएगा। एक होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देखो फटाफट, ग्रॉस एक होता है जीएमवी, जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। एक होता है सर फेयर रेट। तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेट। सर ये 3 तो क्या होता है सुनिएगा। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब आपको ये पता होगा कि आप जिस इलाका में रहते हो वहाँ पे एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होता है कि नहीं होता? कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर होता है अगर हावड़ा तो हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दमदम हो तो दमदम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तुम जिस लोकेलिटी में, जिस इलाके में रहते हो, उसके म्युनिसिपल एक कॉर्पोरेशन होता है। तो जो भी इलाके में आप रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, उसका एक म्युनिसिपल वैल्यू होता है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो उसका तो उस इलाके का जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होता है वो बताता है कि इस इलाके का रेंट क्या चल रहा है, क्या स्क्वायर फीट का रेट है। तो रेट ऑफ स्क्वायर फीट, वहाँ भाड़ा क्या हिसाब से चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन तय करता है? म्युनिसिपल अथॉरिटी। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आर द वैल्यू विच आर गिवन बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ दैट लोकेलिटी। उस लोकेलिटी का जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होता है वो बताता है कि ये भाड़ा उस इलाके का चल रहा है, इसको बोलते हैं सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्या कहलाता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर दूसरा होता है फेयर रेट। क्या होता है?
फेयर रेंट का मतलब क्या होता है बेटा? फेयर रेंट बोलते हैं सर उस रेंट को, हाँ, जो बोलते हैं सर उसका आसपास के लोगों को फेयर रेंट तक कि सर ये कंपटीशन का रेट है। एग्जांपल लेता हूँ कि सर मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, बगल बिल्डिंग का जो रेट होगा भाड़ा का वही इसका भी होगा, तो कि वो जो फैसिलिटी बगल बिल्डिंग को मिल रहा है उसको भी मिल रहा है, मतलब उसके आस के कंपटीटर का क्या कॉस्ट है, उसी तरीके का बिल्डिंग। सर एक बात से एक 5 स्टार होटल को आप नॉर्मल होटल से कंपेयर कर लीजिए, कभी नहीं होगा। सेम लेवल होना चाहिए ना, सेम लेवल का, सेम उसी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का भाड़ा जो चल रहा है। सर मान लो मेरे को पता नहीं मेरे इलाके का रेट क्या है, तो सिंपल सा बात करो सर, नॉर्मली बड़ा बाजार में पोस्ता इलाका में क्या रेट चल रहा है सर? सर 8,000 भाड़ा चल रहा है, तो इस बिल्डिंग का बोलो चाहे उस बिल्डिंग का बोलो 8,000 रुपये मानेगा। आपको बोले सर मेरा 12 ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, 6 ले रहा है, कम ले रहा है, क्यों 8,000 क्या है? नॉर्मल है। आसपास के फेयर रेंट का मतलब सर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो रेट तय होता है वो रेंट को हम क्या बोलते हैं? फेयर रेंट, ठीक है। अब क्या बोलता है गवर्नमेंट? सुनो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बोलते हैं, सुनो बेटा, इन दोनों में से जो हायर होगा क्या होगा? उसको लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? हायर को। किसमें से? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से जो हायर होगा उसको तुम लोगे। सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट होता है सर इनकम टैक्स, इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, नाम सुने होंगे क्लास 12 में, 11 हम पढ़ाया है, हम स्टार्टिंग में एक क्लास पढ़ा था, ये पढ़ाया था। एक्ट कब पास हुआ था सर? 1961 में। रूल कब पास हुआ था? 1962 में। तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इनकम टैक्स वालों ने बोला भैया देखिए आप लोग ऊपर नीचे जो करना है कीजिए, हमको से मात्रा लगाना, लेकिन एक स्टैंडर्ड रेंट मैं आपको देता हूँ। किसने दिया स्टैंडर्ड? इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो एक रेंट तय करता है कि इस इलाके का कम से कम इतना भाड़ा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट इतना होना चाहिए, वो होता है स्टैंडर्ड रेट। सर उससे अब इन दोनों में से जो लोअर होगा ना सर, क्या होगा? लोअर, इसको हम लेंगे, क्या लेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रॉस, नहीं इसको एक्सपेक्टेड रेट, क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेट। क्या बोला जाता है? क्या ये लाइन समझ में आया बेटा? अभी तक मैं प्रैक्टिकल सम्स बनाने का फॉर्मूला स्टेप बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको 3 चीज दिया रहेगा। क्या 3 चीज दिया रहेगा? एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। सबसे पहले आप क्या करिएगा? म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर कीजिएगा, जो आप हायर होगा उसको लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो लोअर होगा उसको लेंगे। क्या ये लाइन समझ में आया? तो आपका क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेट। क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेट। मैं अपने शब्द को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं इनकम अंडर रेट हाउस प्रॉपर्टी बताना आम बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, मैं पहले तोड़ कर बताऊंगा आपको। क्या पहला स्टेप निकालना आप सीखे? क्या इसी रेट में न्यूमेरिकल तो पहले इसकी हाथ क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। आपको पहला स्टेप ये है निकालना। एक्सपेक्टेड रेट निकाल पाएंगे अब आप? चलिए मैं आपको चलो कोशिश देता हूँ। देखिए